डियर स्टूडेंट, नीट 2025 का पेपर एक बहुत बड़ा झटके की तरह आया है। देखिए, नीट 2025 एक बहुत ही मुश्किल पेपर रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें तो फिजिक्स की अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा है। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम नीट 2025 के पेपर से जो भी स्टूडेंट इसको लिखे हैं उसमें जो गलतियां हुई हैं, या नीट 2025 के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था, ये हमें क्या सिखाता है, इसको समझे और नीट 2026 के लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से हर सब्जेक्ट एक हमें क्या सीख दे रहा है नीट 2025 के पेपर से। तो हमें ये जो भी लेसन्स इस पेपर से मिल रहे हैं, पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई हमें क्या लेसन्स मिल रहे हैं या हमें क्या सीखना चाहिए। इसके साथ सब्जेक्ट से हटके थोड़ा और ऊपर लेवल पे या जनरली अगर हम सोचेंगे तो कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी 2026 में अगर अच्छा स्कोर करना है। तो यहाँ पे जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, तो इस वक्त जो डिफिकल्टीज फेस किए हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज को प्लान करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सब्जेक्ट वाइज जो भी डिफिकल्टीज आए हैं और ये पेपर हमें क्या इससे रिलेटेड लेसन दे रहा है, इनको तो देखेंगे ही। उसके बाद लास्ट में हम 2026 के स्ट्रैटेजीज में हमें किन चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस है, एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सभी को पता है स्ट्रेस, लेकिन जो पॉइंट आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा स्ट्रेस है, उसको किस तरह मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, वो सारी चीजें हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स का जो पेपर था दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, ये सब मानते हैं। अब देखिए, इसमें इस जो फिजिक्स का पोर्शन था इसे डिफिकल्ट सेक्शन माना गया, या कई सारे लोगों ने बोला द मोस्ट फियर्ड सेक्शन, सबसे जो है जिस सेक्शन को देख के बच्चों में घबराहट फैल गई, वो स्ट्रेस में आ गए, जिसकी वजह से आगे के पेपर में बहुत सारी उनसे गलतियां हो गई और उनका स्कोर अच्छा खासा नीचे गिर गया है। तो अब ये जो पेपर था, इसके बारे में इसके थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होने वाली है। पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर का जो कंसेप्चुअल लेवल था उसकी डेप्थ काफी ज्यादा थी। इसी तरह से ये जो पेपर था न्यूमेरिकली काफी हैवी था, मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थे उसकी भी डेप्थ अच्छी खासी थी। इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें कंसेप्ट रिक्वायर्ड था। आपको फंडामेंटल क्लियर होना था, तभी वो क्वेश्चन थोड़ा आपको आसान, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम मान रहे हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ही वो आपको आसान लग सकते थे या आप उसको कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखा और सॉल्व कर लिया, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन थे। तो ये जो इस तरह का जो पेपर था, अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि भाई कंसेप्चुअली बहुत डेप्थ थी, तो हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपने कंसेप्ट को बिल्ड करें यूजिंग एनसीईआरटी, ये मेन आपकी बुक है। इसके साथ में आप प्रैक्टिस करें, एससी वर्मा सर की बुक लें और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कोई और भी आप मटेरियल जो है जहां पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले, आप वो प्रैक्टिस करें और कम से कम 1 घंटा डेली आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। तो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी और बहुत सारे लोग जैसे एससी वर्मा सर की बुक यूज करते हैं, तो अगर आप यूज करें इन्हें और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करें, फिर आप जो है ना एमसीक्यूज पे जाए। तो पहले जो है ना इनके ये जो एनसीईआरटी और एससी वर्मा सर है, इनके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, पहले इनको अच्छे से सॉल्व करें, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाए। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो सेक्शन आता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का सेक्शन जो है ना स्टूडेंट्स को लगभग एक बैलेंस्ड लगा, लेकिन साथ में ट्रिकी भी था। उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है ना जैसे ट्रिकी थे।
अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होते ही है। ओके, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ जैसे डिफिकल्टी गई है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक का पार्ट था, वो एप्लीकेशन बेस्ड, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्लियर नहीं है तो फिर यहां पे भी आपको डिफिकल्टी गई। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक का पार्ट था, अगर आपने रट्टा मार के गाओ तो फिर वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको डिफिकल्टी गई। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ किए तो ही वो क्वेश्चन कर सकते थे। तो यहाँ पे ये पेपर भले ही बैलेंस था लेकिन साथ में ट्रिकी भी था। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें जो है, जो भी हम सीख रहे हैं उसको रट्टा नहीं मारना है। ओके, हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम जो इक्वेशन रिएक्शंस होते हैं, सॉरी जो रिएक्शंस होते हैं, तो हम अगर उसका रट्टा मारेंगे कोई फायदा नहीं। अगर उसको चेंज करके अगर पूछता है तो हम वो नहीं कर पाएंगे। सो यू लर्न द रिएक्शंस विथ सम लॉजिक। आपको अच्छे से समझना है। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सिंपली सिर्फ आपने मेमोराइज कर लिया इससे नहीं चलेगा। तो आपको जो है ना लर्न करना अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी है, आपको अच्छे से सीखना है, तभी आप जो है ना इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो है आपको केमिस्ट्री का पेपर जो है लेसन दे रहा है। इसी तरह से अगर बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी का पेपर लेंथी था लेकिन साथ में स्कोरिंग भी था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे एक्सपर्ट ये बात बता रहे हैं कि इसमें जो इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 80% से ज्यादा डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए। ये जो पॉइंट है, ओके, और 80% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो हमें ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हमें एनसीईआरटी की बहुत मेहनत करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए ये पेपर लेंदी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने थोड़ा वक्त देके किया है जिससे उनके मार्क्स भी आए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने बहुत ही सिली मिस्टेक की है। अब ये जो सिली मिस्टेक की वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। क्यों? पेपर लेंदी था, मतलब आपको ज्यादा रीड करना था, तो उनकी पुअर रीडिंग। ओके, आपको पुअर रीडिंग को भी अवॉइड करना है। अवॉइड सिली मिस्टेक एंड पुअर रीडिंग, ये लेसन दे रहा है हमें ये पेपर। ओके, कि आपने जो है सिली मिस्टेक नहीं करना है और पुअर रीडिंग भी नहीं करना है। पुअर रीडिंग मतलब भाई आपको कौन सा एडवांटेज नहीं है पूछ रहा है। ओके, विच इज नॉट द एडवांटेज, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम उसको गौर से देख ही नहीं है कि नॉट बोल के बोला है, हमने देख लिया, ओके, सीक्वेंस में देखा, एडवांटेज जैसी आया उस पर टिक कर दिया। तो ये जो है ना पुअर रीडिंग है। इसी तरह से इसी को आप सिली मिस्टेक भी बोल सकते हैं। कई सारी जगह पे आप जो है ना भाई ऑप्शन जो है स्टेटमेंट बेस है, 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद नीचे आपको देखना है ऑप्शन एबीसीडी अलग है कि भाई वो जो है ऑप्शन ए में लिखा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 और दूसरे में लिखा है 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4। हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे, पुअर रीडिंग कर रहे हैं, हम बस ऊपर का पढ़े और ऑप्शन देख रहे हैं। तो ये जो गलतियां है ना, इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स कम हुए, दे आर लॉस्ट द मार्क्स। तो ये जो है ना आपको लेसन दे रहा है कि अवॉइड सिली मिस्टेक एंड अवॉइड पुअर रीडिंग। अब आपको करना क्या है इसके साथ में, और क्या लेसन आपको मिल रहा है? एनसीईआरटी को डेली रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, लाइन बाय लाइन समझना है, रिवाइज आपको कंटिन्यू मतलब रेगुलर बेसिस पे करना है, तभी आप वो एनसीईआरटी से सीख पाएंगे। ओके, जो यहाँ पे बता रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन 80% से ज्यादा है, तो ये जो है आपको करना पड़ेगा। अब देखिए लेंदी है तो इसके लिए क्या है कि भाई आपको टाइम भी मैनेज करना है, स्पीड बढ़ानी है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो पहले एक्यूरेसी को बढ़ाए, उसके बाद फिर स्पीड को भी बढ़ाए। फर्स्ट वर्क ऑन द एक्यूरेसी। आपके जितने आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट होने चाहिए। जैसे 90 क्वेश्चन है तो आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट पूरे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये समझ लें कि भाई कम से कम आपके 85 के ऊपर करेक्ट होने चाहिए। एक 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपके रॉन्ग हो गए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 68 67 करेक्ट होने चाहिए। तो पहले एक्यूरेसी को बढ़ाएं, उसके बाद फिर आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड किस तरह बढ़ाएंगे? तो आपको बार बार मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, तो टेस्ट लिखकर आप वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी,
फिर स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो ये जो है ना लेसन दे रहा है कि बायोलॉजी का पेपर कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्ट वाइज हमें क्या लेसन मिल रहा है नीट 2025 के पेपर से। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई इनको हटके, इन सब्जेक्ट से हटके और क्या लेसन दे रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द नीट 2025। देखिए यहां पे ओके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है कि अपने आप को टेंशन फ्री रखना, स्ट्रेस में जाने नहीं देना चाहिए था। ये लेसन था, ये लेसन है नीट 2025 के पेपर से। तो आपको ओके चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, इस सब के लिए बोल रहा हूं कि हम अपने स्टूडेंट को ये समझाए, उनके जहन में बिठा दे कि पेपर का लेवल कुछ भी हो, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो स्टूडेंट ने अपने आप को ये समझाना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये तो सारे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है। तो सबके लिए एक जैसी कंडीशन है। अगर पेपर काफी लेंदी है तो ये अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए लेंदी है। तो ये डिफिकल्टी का और लेंदी होने का हम अपने जो है ओके जहन पर प्रेशर ना बनने दें, हम जो है ना मेंटली स्ट्रेस में ना आए, ये अपने आप को समझाए। सबसे पहले काम ये करना है कि पेपर का लेवल किसी भी तरह का हो, हमें स्ट्रेस में नहीं आना है। क्यों? तो ये तो सबके लिए उसी तरह का लेवल रहने वाला है। तो पर हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेस में नहीं आकर हमें वो करना चाहिए जो हमें उस पेपर में से आता है, उसको एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। जो भी आपको आता है उसको अच्छे से करें, ये आपका काम है। तो अब ये जो 2025 के पेपर में जिस तरह से मेंटल प्रेशर ओके स्टूडेंट्स को हो गया, उसकी वजह से उनको जो आता था वो भी ठीक से नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इस मेंटल प्रेशर के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन किस तरह करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट को अगर हम ये जहन में बिठाने के लिए बोल भी दे और वो सोच भी ले, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है तो एक बार बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन किस तरह करेंगे? देखिए स्टूडेंट के जो भी पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है ओके, मैं टीचर से भी कहूंगा, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स ने जो इंस्टीट्यूट में अपना स्टूडेंट जा रहा है, अपना आपका बच्चा जा रहा है, तो वहां पे डिमांड रखे कि इन बिटवीन जैसे महीना भर हो गया, महीने डेढ़ महीने में एक आध बार ऐसा टेस्ट ले जो एकदम से चेंज लेवल हो, एकदम से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, जैसे 2025 में होगा। तो उस पेपर में देखे बच्चे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इस बात को समझ रहे हैं कि भैया डिफिकल्टी लेवल का पेपर है, हमें इसके प्रेशर में नहीं आना है, हमें वो करना है जो हमें आता है, उसको अच्छे से करना है। हो सकता है पहली बार में वो ना करे, इसी तरह से परेशान हो जाए जिस तरह से 2025 में परेशान हुए, लेकिन यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर वो कम भी मार्क्स लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी बार फिर एक डेढ़ महीने के बाद इसी तरह का पेपर रखे। अगर ऐसे पूरे साल में 4 से 5 बार आपने टेस्ट ले लिए और बच्चों को बार बार ये समझाया कि भाई ये डिफिकल्टी लेवल के पेपर से परेशान नहीं होना है, हमें वही करना है जो हमें अच्छे से आता है। क्यों? तो देखो अच्छे से एक बात याद रखो, जो मेडिकल की सीट है वो आपके मार्क्स से मिलने वाली नहीं है, आपके रैंक से मिलने वाली है। पेपर का लेवल कम रहेगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, पेपर का लेवल टफ रहेगा तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन आपका रैंक वही आना है। तो अगर आपने अपने आप को संभाला, मेंटल प्रेशर से बचाया, स्ट्रेस में आने से आप बचे, तो आप जो पेपर में जो भी कुछ चीजें आपके करने के लायक है वो अगर एक्यूरेटली कर लिया तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है ना आप अपने आप को ट्रेन करें। टीचर्स जो है इस तरह के 4-5 पेपर पूरे साल में ले नीट 2026 का पेपर आने से पहले, ताकि स्टूडेंट इस ये जो एकदम से प्रेशर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आने से बचे, वो उसके लिए ट्रेंड हो जाए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, पेपर डिफिकल्ट आएगा, कोई इशू नहीं, इसमें क्या हमारे लिए करने के लिए है, हम उसको अच्छे से करें, एक्यूरेसी के साथ करें। अब देखिए उसके साथ में आपको जो है ना ये टाइम मैनेज भी करना है। क्यों? तो हो सकता है जैसे ये बायोलॉजी का पेपर था काफी लेंथी था, तो हमने जो है ना भाई जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको मॉडरेट लग रहे हैं तो वो सेक्शन वाइज आप कंप्लीट कर ले टाइम फिक्स करके
कि भाई इतने टाइम तक हमको ये सेक्शन को देना है। अगर वो टाइम बढ़ रहा है तो आप पहले दूसरे सेक्शन पे जाए, ताकि उस सेक्शन के जो आसान क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आप कर सकते हैं, पहले उनको भी कर ले। इसी तरह से तीसरे सेक्शन पर भी जाए। अब तीनों सेक्शन हो गए आपके इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन हो गए। अब हो सकता है कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हो, तो फिर आप आराम से उसके ऊपर वक्त दें। ऐसा ना हो कि हम जो है ना सीक्वेंस से आ रहे हैं और आगे के सेक्शन के आसान क्वेश्चन मिस हो जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, उनसे हर बार पूछे कि बचे हुए पेपर से जो क्वेश्चंस है वो कितने करने आते हैं। इस बार नीट 2025 में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी स्टार्ट किया, लेंथी पेपर था, और अगर उनकी बहुत डेप्थ में स्टडी थी तो उन्होंने अच्छा खासा पेपर सॉल्व भी किया है। उसके बाद वो केमिस्ट्री पे गए, और जब फिजिक्स पे आए तो उनके पास टाइम बहुत कम था। तो अब यहाँ पे अगर ये बोले कि फिजिक्स का तो पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था सर, तो अरे भाई जो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की है उनसे 20-25 क्वेश्चन तो बन सकते थे, तो उनको वो करने के लिए बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान भी थे ना भाई। ऐसा थोड़ी कि 45 के 45 क्वेश्चन पूरे मोस्ट डिफिकल्ट थे, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आसान भी थे, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी की है तो उनके लिए 20 से 25 क्वेश्चन कर लेना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो टाइम नहीं था उनके पास, उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रेशर में आ गए, जिससे वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो ये जो है ना, ये जो चीजें आपके सामने आई हैं नीट 2025 से, हर पॉइंट के ऊपर आपको जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। हर पॉइंट के लिए जो भी निगेटिव पॉइंट हो रहा है उसके लिए आपको वर्कआउट करके उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो ये था कि भाई आपको नीट 2025 से क्या सीखना चाहिए, या ये नीट 2025 का पेपर हमें क्या लेसन देता है। अगर ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जैसे ये बेनिफिटेड है, मैंने बहुत कोशिश की है कि भाई सारी चीजों को अच्छे से बताऊं, तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। कुछ अगर डाउट है जो भी है तो उसके लिए आप कमेंट करें, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।